हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर में एक नए यूनिट के बारे में, जिसका नाम है कॉलम बेस। क्या नाम है? कॉलम बेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक कॉलम बेस क्या है। तो कॉलम बेस क्या है प्यारे बच्चों? स्टील स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, जो कॉलम पे जो लोड्स आता है उसको फुटिंग तक ट्रांसफर करने में मदद करता है। क्या बोले प्यारे बच्चों? आपका जो कॉलम बेस है वो क्या करता है, कॉलम के लोड को कॉलम से फुटिंग तक पहुंचाने में आपका मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आया? चलिए हम देखेंगे कि क्या लिखे हैं। हमने लिखा है कॉलम बेसेस आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। आपका कॉलम बेस क्या है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट है यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जो कहाँ यूज करते हैं? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं भाई? तो टू ट्रांसफर द कॉलम लोड टू द फुटिंग। कॉलम लोड को फुटिंग तक ट्रांसफर करने में जिस स्ट्रक्चरल एलिमेंट का हम लोग मदद लेते हैं वही स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या कहलाता है? आपका कॉलम बेस कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम बेस का। टाइप्स ऑफ कॉलम बेस, टाइप्स ऑफ कॉलम बेस का अब हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलम बेसेस are used in a steel structure for transfer the column load to the footing। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला है उसमें स्लैब बेस। पहला क्या है? स्लैब बेस। दूसरा है आपका गसेटेड बेस। और तीसरा जो है आपका वो आपका है ग्रिलेज फाउंडेशन। क्या है आपका? ग्रिलेज फाउंडेशन। ठीक है, हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? सबसे पहले हमने क्या बोला? कॉलम बेस का डिफिनीशन। कॉलम बेस का डिफिनीशन क्या बोले? यह एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो किसमें मदद करता है? कॉलम लोड को फुटिंग तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है ना। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम बेस। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलम बेस आर यूज्ड इन द स्टील स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या क्या है? स्लैब बेस, गस्टेड बेस एंड ग्रिलेज फाउंडेशन। इसी 3 तरह के कॉलम बेस का बात हम लोग करेंगे। आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्लैब बेस पे न्यूमेरिकल करना है और इन दोनों पे न्यूमेरिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना। तो आपका हम इस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ कॉलम बेस देखा। अब हम बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्लैब बेस के बारे में। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे स्लैब बेस के बारे में, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्लैब बेस क्या है? अब देखिए, ये आपका कॉलम है। कॉलम पे आपका क्या लग रहा है? ये लोड लग रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम लोड, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉलम लोड को नीचे जाने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मदद लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्लैब बेस। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? स्लैब बेस। ये जो आप प्लेट टाइप का देख रहे हैं ना, यही आपका क्या है? स्लैब बेस। बात समझ में आया? ये जो प्लेट देख रहे हैं वो क्या है? स्लैब बेस। तो प्यारे बच्चों, जो स्लैब बेस है वो क्या मदद कर रहा है? वो इजीली आपको कॉलम लोड को नीचे क्या कर रहा है? आपको जाने में, मतलब कॉलम लोड को फाउंडेशन तक जाने में मदद कर रहा है। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा ये बताइए, ये आपका स्लैब बेस है ना। अगर इस स्लैब बेस को ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लैब बेस के बारे में, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्लैब बेस तब सूटेबल है या उस कॉलम के लिए सूटेबल है जिस कॉलम पे एक्सियल लोड आता है। बात समझ में आया? उस कॉलम के लिए सूटेबल है जिस कॉलम पे क्या आता हो? एक्सियल लोड आता हो। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड फॉर द कॉलम subjected to axial compressive load।
या एक्सियल कंप्रेशन लोड या एक्सियल कंप्रेसिव लोड। क्या बोले प्यारे बच्चों, ये आपका जो स्लैब बेस है, स्लैब बेस कौन से कॉलम के लिए सूटेबल है? वैसे कॉलम के लिए सूटेबल है जिसपे क्या लगता हो? एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता हो। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एक एंगल है, देख रहे हैं छोटा सा एक एंगल लग रहा है, वो आपका है क्लीट एंगल। क्या नाम है इसका? क्लीट एंगल नाम है। चलिए ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्लैब बेस इज लेस। स्लैब बेस का लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। बात समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, द लोड कैरिंग कैपेसिटी, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्लैब बेस इज लो। हम क्या बोले प्यारे बच्चों? लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगा स्लैब बेस का जो होगा वो क्या होता है? लो होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। बात समझ में आया? अब देखिए, ये जो क्लीट एंगल है वो कॉलम लोड को रेसिस्ट नहीं करता है। कॉलम लोड को एक पैसा भी ये नहीं सहने वाला है। बात समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? क्लीट एंगल आर नोट डिजाइन फॉर कॉलम लोड। क्या बोले प्यारे बच्चों? आपका जो क्लीट एंगल है वो जो है आपका क्लीट एंगल क्या करते हैं? कॉलम लोड के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। बात समझ में आया? बात समझ में आया गया प्यारे बच्चों? चलिए अब हम बात करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट होता है, ये देखिए यहाँ पे कंक्रीट पेडेस्टल है। आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी आपका स्टील कॉलम भी होता है वो कंक्रीट के ऊपर ही रखा होता है, ठीक है ना? तो कंक्रीट पेडेस्टल का अपना क्या होगा? बियरिंग स्ट्रेंथ होगा। तो बियरिंग स्ट्रेंथ जो होगा प्यारे बच्चों, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल इज, अब देखिए स्ट्रेंथ है तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? पी। अब बटे पी क्या है आपका? कॉलम लोड है बटे एरिया प्रोवाइडेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0.45 FCK। क्या बोले प्यारे बच्चों? बियरिंग स्ट्रेंथ, यही आपका बियरिंग स्ट्रेंथ है। 0.45 FCK क्या है? बियरिंग स्ट्रेंथ है। किसका? कंक्रीट पेडेस्टल का ये बियरिंग स्ट्रेंथ है। तो प्यारे बच्चों, कंक्रीट पेडेस्टल का जो बियरिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0.45 FCK। तो कंक्रीट पेडेस्टल का बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? P बटे एरिया प्रोवाइड करने का मतलब आपका जो स्लैब बेस है उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का बात नहीं करें, ऊपर का एरिया है ना। एरिया प्रोवाइडेड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0.45 FCK होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये बात था आपका स्लैब बेस का कहानी। तो स्लैब बेस के बारे में हमको समझ में आया कि कब यूज करते हैं? जब वैसे कॉलम पे यूज करते हैं जिस कॉलम पे एक्सियल लोड आता है। इसमें जो क्लीट एंगल है वो कॉलम लोड के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। फिर हमने क्या बोला कि आपका जो स्लैब बेस है वो ज़्यादा लोड नहीं रेसिस्ट करता, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्लैब बेस इज वेरी लो, ठीक है ना। फिर हमने बोला कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल को निकालने का क्या तरीका है वो हमने बताया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों डिजाइन ऑफ स्लैब बेस। 100% आपका ये न्यूमेरिकल आने वाला है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होता है, ठीक है ना। 6 मार्क्स में एकदम 100% आपका ये न्यूमेरिकल आएगा और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होगा। बस आपको स्टेप याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजाइन कैसे किया जाता है, डिजाइन प्रोसीड्यूर क्या है आपका स्लैब बेस का, ठीक है। तो चलिए पहले से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ स्लैब बेस। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका स्लैब बेस है ना। अब इस स्लैब बेस को अगर हम ऊपर से देखेंगे, मतलब टॉप व्यू अगर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है। तो देखिए प्यारे बच्चों जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो ये स्लैब बेस का पूरा दिखेगा, लेंथ दिखेगा और अंदर क्या है विड्थ दिखेगा या नहीं, लेंथ भी दिखेगा और विड्थ भी दिखेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों जनरली जो आपका कॉलम होता है स्लैब बेस में वो होता है आई सेक्शन। क्या होता है? आई सेक्शन होता है। जनरली हम क्या बोले, जनरली स्लैब बेस में जो कॉलम यूज करेगा वो जनरली क्या होगा? आई सेक्शन का कॉलम होगा। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस कॉलम को सेक्शन को हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये आपका क्या है? आई सेक्शन, ठीक है ना।
अब देखिए प्यारे बच्चों, जब ये आई सेक्शन है तो इसका हाइट दिया हुआ रहेगा। क्यों दिया हुआ रहेगा? जैसे ही हम ISMC 300 बोलेगा तो हम समझ जाएंगे ये 300 आपका क्या है, स्मॉल h का वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हाइट पता रहेगा, ये आपका BF मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज भी पता रहेगा। कहाँ से? तो स्टील टेबल से, ठीक है ना। तो स्टील टेबल की मदद से आपको BF भी पता रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो ये स्पेस छूटता है ये आपका हाइट के डायरेक्शन, उसको A मान ली, इधर A और इधर A, और जो वाइड मतलब विड्थ के डायरेक्शन में जो खुद छूटता है उसको B, स्मॉल b और स्मॉल b मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ स्लैब बेस कितना है L और टोटल विड्थ ऑफ स्लैब बेस कितना है कैपिटल B। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब स्टेप को हम फॉलो करेंगे। हम क्या लिखेंगे? डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ कॉलम बेस, डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ कॉलम बेस। अब देखिए प्यारे बच्चों, डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ कॉलम बेस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? एरिया रिक्वायर्ड निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया, कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्लैब बेस। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था P बटे एरिया इक्वल टू 0.45 FCK। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा? एरिया रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? P अब बटे इधर से क्या आ जाएगा? 0.45 FCK, 0.45 FCK। बात समझ में आया? अब ये बताए प्यारे बच्चों, आप लोग तो बेहतरीन तरीके से जानते होंगे FCK क्या है। FCK आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। जैसे M20 में 20 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है। M25 में 25 आपका FCK का वैल्यू है ना। चलिए, पहला स्टेप क्या था प्यारे बच्चों? हमने एरिया रिक्वायर्ड निकाल लिया। क्या निकाल लिया? रिक्वायर्ड एरिया हमने निकाला। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करना? पहले तो एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? अब देखिए, एरिया रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं क्या? L इंटू बी। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा आपका? L इंटू बी। अब देखिए प्यारे बच्चों, L बराबर अगर आप देखते हैं तो L आपका क्या है? देखिए तो यहां से L देखिए तो L H प्लस A प्लस A, H प्लस 2A है क्या? H प्लस 2A है क्या? और कैपिटल B देखिए तो BF प्लस 2B है क्या? एकदम है ना? एकदम है या नहीं? आप देख लीजिए। चलिए स्टेप टू यहां तक कर लेना। एरिया रिक्वायर्ड निकालना। एरिया रिक्वायर्ड L इंटू बी मान लेना है। L इंटू बी क्या होगा? L बराबर H प्लस 2A और B बराबर BF प्लस B प्लस B, है ना। BF प्लस B प्लस B मतलब BF प्लस 2B। स्टेप 2 क्या करना है? एज्यूम A बराबर B फॉर इकोनॉमिकल सेक्शन। प्यारे बच्चों, क्या करना है? इकोनॉमिकल सेक्शन मानते हुए क्या होगा? अगर इकोनॉमिकल सेक्शन होगा तो A बराबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एरिया रिक्वायर्ड क्या हो गया? L इंटू बी ना। L बराबर क्या हो जाएगा? H प्लस 2A और B बराबर क्या हो जाएगा? BF और 2B को 2A ही कर देते हैं। तो देखिए एरिया रिक्वायर्ड हमने निकाल लिया था। H पता होता है, BF पता होता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही प्यारे बच्चों A का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा? कैलकुलेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ बेस प्लेट। जैसे ही आपको A का वैल्यू पता चल गया तो आप क्या कर लीजिएगा? L और B का वैल्यू पता कर लीजिएगा। कैसे? तो L बराबर हो जाएगा H प्लस 2A प्लस एंड B क्या हो जाएगा? BF प्लस 2A प्लस। यहाँ पे A प्लस देने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? जो यहाँ से आपको A आया है ना, यहाँ से जो A आया है उससे बढ़ाकर वैल्यू लेना है। क्या करना है? मान लीजिए 100 आएगा तो 110 ले लीजिएगा, 110 आएगा तो 120 ले लीजिएगा। क्यों लेना पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? एरिया प्रोवाइडेड जो आपका आया उसको चेक करना है ना, कि हमारा जो एरिया प्रोवाइडेड आया है वो सही आया है कि नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे? P अब बटे एरिया
एरिया प्रोवाइडेड क्या था, जो हमने एल और बी निकाला, तो एल और बी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एरिया प्रोवाइडेड। तो एरिया प्रोवाइडेड इसको मान लेते हैं, इस नंबर को मान लेते हैं डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, किसको, पी बटे एरिया प्रोवाइडेड को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल डब्ल्यू। प्यारे बच्चों इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 0.45 FCK, क्या होना चाहिए, 0.45 FCK होना चाहिए। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, इस W मतलब P बटे एरिया प्रोवाइडेड का वैल्यू 0.45 FCK होना चाहिए। अगर 0.45 FCK हो रहा है तो आपका लिया हुआ लेंथ और विड्थ सही है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों अब देखिए लेस देन 0.45 FCK होना चाहिए, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसका वैल्यू कम होना, तो इसका वैल्यू कम होने के लिए एरिया प्रोवाइडेड ज्यादा होना चाहिए। एरिया प्रोवाइडेड ज्यादा होने के लिए प्यारे बच्चों स्मॉल ए का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया था, जो ए आता है उसे बहुत ज्यादा बढ़ाकर, मतलब 100 आएगा तो 110 ले लेंगे। बात समझ में आया, इसीलिए ए प्लस लिखते हैं ना। चलिए तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 4। तो देखिए प्यारे बच्चों डिजाइन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, डिजाइन का एक्चुअली मतलब होता है स्लैब बेस का कि लेंथ विड्थ और थिकनेस निकालिए, क्या निकालिए, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस फाइंड कर लीजिए, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस फाइंड कीजिए। अब देखिए तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, स्लैब बेस का थिकनेस फाइंड करना है। तो स्लैब बेस का थिकनेस जो होता है प्यारे बच्चों डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। इसका फॉर्मूला है आपका प्यारे बच्चों 3W ए स्क्वायर माइनस 0.25 बी स्क्वायर, 0.25 बी स्क्वायर बटे सिग्मा बी एस। ये आपका WSM से हम निकाल रहे हैं ना, हम ज़्यादा क्या यूज किए हैं, WSM यूज किए हैं। बात समझ में आया। तो आपका स्लैब बेस का जो थिकनेस निकालेंगे इस फॉर्मूला से निकालेंगे, 3W इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.25 बी स्क्वायर बटे सिग्मा बी एस, ठीक है ना। प्यारे बच्चों W कौन सा है, यही W है आपका। W क्या है, ये आपका जो P बटे एरिया प्रोवाइडेड है वो आपका क्या है, W है। सिग्मा बी एस क्या है, सिग्मा बी एस लिख लेंगे, सिग्मा बी एस है आपका प्यारे बच्चों परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट। प्यारे बच्चों इसका जो वैल्यू होता है इसका याद रखना होगा 185 मेगापास्कल। कितना होता है, 185 मेगापास्कल। तो प्यारे बच्चों अगर हमको स्लैब बेस का डिजाइन करने के लिए कहता है तो हमने क्या निकाल दिया, स्लैब बेस का लेंथ भी हमने निकाला, स्लैब बेस का विड्थ भी हमने निकाला और स्लैब बेस का थिकनेस भी निकालने का हम फार्मूला आपको दे चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इन तीनों को अगर निकाल देते हैं तो आपका स्लैब बेस का डिजाइन हो जाता है। कभी कभी प्यारे बच्चों आपको कंक्रीट पेडेस्टल का भी डिजाइन करने के लिए पूछता है, तो कैसे करना है वो हम किसके मदद से देखेंगे, क्वेश्चन के मदद से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम न्यूमेरिकल देखेंगे स्लैब बेस का। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम डिजाइन करेंगे स्लैब बेस को। तो स्लैब बेस को डिजाइन करने का तरीका तो हमने बता दिया, प्रोसीड्यूर बता दिया है। अब उस प्रोसीड्यूर को सिर्फ फॉलो करते हुए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहला स्टेप आंसर, सबसे पहला स्टेप क्या था प्यारे बच्चों, सिर्फ आप स्टेप को फॉलो कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका पहला स्टेप क्या था, आपका पहला स्टेप था कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्लैब बेस। तो प्यारे बच्चों फार्मूला क्या था रिक्वायर्ड एरिया निकालने का, P बटे 0.45 FCK, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों में लोड दिया हुआ होगा 800 किलो न्यूटन। 800 किलो न्यूटन को आप क्या चीज़ में बदल लीजिए, न्यूटन में बदल लीजिए। 800 इंटू 10⁻³ 0.45 FCK का वैल्यू दिया हुआ होगा। FCK कहाँ गया, नहीं लिखा हुआ है क्या FCK। अच्छा ये डायरेक्ट दे दिया प्यारे बच्चों 0.45 FCK क्या था आपका, बियरिंग स्ट्रेस था। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको बियरिंग स्ट्रेस दे दिया, कहाँ गया, देखिए परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन कंक्रीट।
परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन इन कंक्रीट डायरेक्ट आपको कितना दे चुका है, 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट क्या फॉर्मूला रख देना है, कौन सा, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। अगर ये नहीं देता तो कंक्रीट के ग्रेड को देता, और ग्रेड के मदद से हम क्या निकाल लेते, बियरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये भी आपका किलो न्यूटन पर मीटर में है, लोड भी किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन में रहने देते हैं 800 बटे 2500। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 8 बटा 25, 8 बटा 25 कितना हो जाएगा, 0.32 मीटर स्क्वायर। कितना गया, 0.32 मीटर स्क्वायर, 0.32 मीटर स्क्वायर। एज्यूम स्क्वायर स्लैब बेस, एज्यूम स्क्वायर स्लैब बेस। हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, आपका जो स्लैब बेस है वो कैसा है, स्क्वायर स्लैब बेस है। तो एरिया रिक्वायर्ड क्या गया, 0.32 मीटर स्क्वायर, 0.32 मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर हम साइज निकालने जाए, साइज ऑफ स्लैब बेस, तो साइज क्या होता है प्यारे बच्चों, साइज ऑफ स्लैब बेस, अगर ये स्क्वायर कॉलम है तो किसी भी स्क्वायर का साइड क्या होता है, अंडर रूट एरिया। तो अंडर रूट एरिया कितना है, 0.32। जैसे आप अंडर रूट 32 कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको ये आ जाएगा 0.565 mm, 0.565 मीटर। कितना गया, 0.565 मीटर। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेकर चलेंगे और क्या लेंगे, 0.6 मीटर। बात समझ में आया। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, L इंटू बी, और L इंटू बी कितना आ गया है आपका प्यारे बच्चों, 0.32 मीटर है ना, 0.32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, A बराबर L इंटू बी, तो L बराबर कितना आ गया, 600 mm, और B बराबर भी आपका आ गया 600 mm। तो प्यारे बच्चों लेंथ और विड्थ दोनों निकल चुका है, 600 mm इंटू 600 mm। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना होगा थिकनेस। थिकनेस का फॉर्मूला हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों, थिकनेस का फॉर्मूला हमने बताया था 3W A स्क्वायर माइनस 0.25 B स्क्वायर बटे सिग्मा BS, है ना। तो प्यारे बच्चों A और B तो पता होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों हम क्या बताए थे, जनरली आपको कॉलम का सेक्शन दिया हुआ रहेगा, इसमें दिया हुआ है क्या, ISMB हैविंग फ्लेंज विड्थ कितना है, आपका कितना है 200 mm, कितना है 200 mm। तो क्या करना है प्यारे बच्चों इसमें, चलिए प्यारे बच्चों क्या देख रहे थे, A स्क्वायर B स्क्वायर। अब देखिए अब हमारा जो स्लैब बेस आया था, स्लैब बेस आया कितना लाए, स्क्वायर स्लैब बेस 600 mm, और ये भी हमने लाया 600 mm, है ना। और आपका क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, आपको बोल रहा है कि आपका जो ISMB है उसका फ्लेंज विड्थ कितना है, फ्लेंज विड्थ है आपका 200 mm। तो पता ये अगर 200 होगा, अगर ये 200 होगा तो बाकी कितना होगा, एक इधर B का वैल्यू बताइए, B का वैल्यू भी 200 हो जाएगा, इधर भी B का वैल्यू 200 होगा या नहीं, तभी ना 200 200 200 कितना हो जाएगा 600। दैट मीन्स B बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों 200 mm। अब देखिए प्यारे बच्चों आप स्टील टेबल में जाकर देखिएगा तो जितना भी आपका आई सेक्शन है, जितना भी आपका आई सेक्शन है उसका अगर विड्थ 200 mm है तो उसका हाइट कितना है 150 mm। तो इसका हाइट कितना, सॉरी 150 नहीं, हाइट उसका कितना है 300 mm, कितना है 300 mm। अगर ये प्यारे बच्चों 300 mm है तो बताइएगा A का वैल्यू कितना होगा, जो बताइए जोड़कर, तो इधर 150 हो जाएगा, 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600। तो A का वैल्यू आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 150 mm। तो हमने A और B का वैल्यू निकाल लिया। अब चलिए प्यारे बच्चों W का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो W का वैल्यू हमने क्या बोला था, P बटे एरिया प्रोवाइडेड, P बटे एरिया प्रोवाइडेड। P का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 800 किलो न्यूटन। एरिया प्रोवाइडेड आपका कितना है 800 किलो न्यूटन को कर लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग न्यूटन में, है ना, 10⁻³ और आपका L इंटू बी कितना 600 इंटू 600, 600 इंटू 600। तो W का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, W का वैल्यू निकालिए।
W का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, A का वैल्यू पुट कीजिएगा, B का वैल्यू पुट कीजिएगा। सिग्मा बी एस कितना है? सिग्मा बी एस का वैल्यू 185 मेगापास्कल, ये हमने आपको पहले ही बता चुका था। सिग्मा बी एस का वैल्यू कितना? 185 मेगापास्कल। तो जैसे ही आप 185 मेगापास्कल रखिएगा तो आपको TS का वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पूरी तरीके से डिजाइन हो चुका है स्लैब बेस का। कैसे? तो स्लैब बेस का हमने लेंथ भी बताया, विड्थ भी बताया और थिकनेस ऑफ स्लैब बेस भी हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों स्लैब बेस का, तो उसमें हम क्या करेंगे? कंक्रीट पेडेस्टल का भी हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। किसका? कंक्रीट पेडेस्टल का भी डिजाइन करेंगे। ताकि कभी कभी होता क्या है कि आपका कंक्रीट पेडेस्टल का भी डिजाइन आपको पूछता है ना, तो अगले क्वेश्चन में कंक्रीट पेडेस्टल का भी डिजाइन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? कॉलम बेस के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज कॉलम बेस। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉलम बेस। टाइप्स में हमने बताया कि स्लैब बेस होता है, गस्टेड बेस होता है और ग्रिलेज फाउंडेशन होता है, ठीक है ना। और स्लैब बेस कहते किसको है, कहाँ यूज होता है, वो हमने आपको बताया। फिर हमने बताया कि किस तरह से स्लैब बेस को डिजाइन किया जाता है। तो हमने डिजाइन प्रोसीड्यूर भी बताया। फिर उसके बाद हमने उस पर एक न्यूमेरिकल भी किए, है ना, उस पर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देखे, है ना। अगले क्लास में हम गस्टेड बेस के बारे में देखेंगे, स्लैब बेस पे एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, स्लैब बेस पर हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर गस्टेड बेस पे जाएंगे। गस्टेड बेस पे जाने के बाद फिर हम चलेंगे ग्रिलेज फाउंडेशन। आपके सिलेबस में ग्रिलेज फाउंडेशन और गस्टेड बेस पे लिखा हुआ है नो न्यूमेरिकल। पहले भी हम बता चुके हैं कि गस्टेड बेस और आपका ग्रिलेज फाउंडेशन पे लिखे हुए हैं नो न्यूमेरिकल रिक्वायर्ड। मतलब 100% पहले जितना भी क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों आपके सेमेस्टर में, वो स्लैब बेस पे ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।